फोटो करंट वर्सेस इंटेंसिटी। ओके, फोटो करंट को बच्चों मैं डिनोट कर रहा हूं आईपी से और इंटेंसिटी को डिनोट कर रहा हूं आई से। तो आई मतलब करंट नहीं है, ये बात याद रखना। आई मतलब इंटेंसिटी है। कौन किसकी इंटेंसिटी? ये जो रेज हम फॉल करवा रहे हैं उसकी इंटेंसिटी। फोटो करंट क्या है? फोटो करंट ये जो फ्लो हो रहा है वो है आपका फोटो करंट, यानी फोटो इलेक्ट्रॉन्स के कारण जो करंट फ्लो हो रहा है वो मेरा कहला रहा है फोटो करंट। अब देखो इंटेंसिटी का मतलब क्या है? इंटेंसिटी का मतलब है नंबर ऑफ पैकेट्स। ये नंबर जो है ना, वो नंबर ऑफ पैकेट्स पर सेकेंड पर यूनिट एरिया में से कितने निकल रहे हैं वो इंटेंसिटी डिफाइन करता है। अब लेट अस अज्यूम दैट कि ये जो पैकेट्स हैं, एनर्जी के जो पैकेट्स हैं, इनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो एटलीस्ट बराबर है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के या उससे ज्यादा है। ये बात समझना, यानी अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो है इसकी सपोज करो 10 हर्ट्ज है, एग्जांपल दे रहा हूं, है ना। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्ज है, तो ये 10 हर्ट्ज से इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, इतना आप समझ लो। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि एमिशन टेक्स प्लेस, क्योंकि एनर्जी जो है, जो अपन ने ग्लूकोज के पैकेट दिए बच्चों को, वो ग्लूकोज के पैकेट में इतनी एनर्जी तो है कि उन बच्चों को बाहर निकाल दे। ठीक है, अब और आगे सुनो ध्यान से। तो अगर ऐसा है तो इलेक्ट्रॉन्स जो है एमिट होंगे, राइट। ये जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हुए हैं बाहर, ये इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे अगर इंटेंसिटी हाई है, क्योंकि अब ज्यादा पैकेट्स जो हैं हमारे इलेक्ट्रॉन्स पे गिर रहे हैं और वो सारे के सारे हाई एनर्जी के हैं। ये बात आपको क्लियर हुई? तो जितने ज्यादा पैकेट होंगे उतने ही ज्यादा चांसेस होंगे बच्चों के बाहर आने के घर से, तो जो इलेक्ट्रॉन है वो ज्यादा निकलेंगे। इसीलिए इंटेंसिटी के प्रोपोर्शनल होता है आपका फोटो करंट। याद रखना है ये बात। फोटो करंट जो है, अगर इलेक्ट्रॉन एमिशन की कंडीशन मीटअप होती है तो, अगर न्यू जो है ज्यादा है न्यू नॉट के तभी, अगर न्यू कम होता है न्यू नॉट से, यानी कि फ्रीक्वेंसी इसकी कम है, तो भले ही आप इंटेंसिटी को ज्यादा कर दो पर उस समय इंटेंसिटी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो उस समय इंटेंसिटी भले ही आप हाई कर दो पर फोटो करंट जीरो होगा। फोटो करंट क्या होगा? जीरो। तो ये ग्राफ कब वैलिड होगा? ये ग्राफ तब वैलिड होगा जब हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर या उससे ज्यादा हो, तभी ये ग्राफ वैलिड है। तो इस इंटेंसिटी का अगर ये वाली कंडीशन हुई कि हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो कम है, तो भले ही आप 1000 वॉट का बल्ब लगा दो, 2000 वोल्ट का बल्ब लगा दो, एक भी इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा, क्योंकि वो जो पैकेट थे ना, 2000 वोल्ट का बल्ब लगाना मतलब 2000 पैकेट जो फेंके, वो इतने छोटे छोटे पैकेट है कि इलेक्ट्रॉन से उसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये बात समझ आई क्या? पर अगर हर पैकेट इतना एनर्जी जरूर रखे कि वो इलेक्ट्रॉन की जो वर्क फंक्शन जो है, यानी जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायरमेंट है, तो थ्रेशोल्ड एनर्जी को मैं वर्क फंक्शन बोलता हूं। थ्रेशोल्ड एनर्जी मींस व्हाट? मिनिमम एनर्जी व्हिच इज रिक्वायर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन। तो अगर वर्क फंक्शन से ज्यादा हमारे पास में एनर्जी पैकेट्स हैं, उस केस में वो इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे उनकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी इंटेंसिटी के साथ। ये बात क्लियर है? अदरवाइज एमिशन में इंटेंसिटी का कोई रोल नहीं है। अगर ये कंडीशन मीटअप हुई तो इंटेंसिटी फोटो करंट के प्रोपोर्शनल होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे मिस नहीं करना। तो जब ऐसी कंडीशन है तो उस केस में ग्राफ कैसा बनेगा? उस केस में ग्राफ हमारा स्ट्रेट लाइन, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। तो अगर मैं यहां बोल दूं दिस इज आईपी, आईपी मतलब फोटो करंट, और ये है आपकी इंटेंसिटी, लिख देता हूं ना,
इंटेंसिटी, और ये है आपका फोटो करंट इस तरफ। तो ये एक स्ट्रेट लाइन आपका ग्राफ मिलता है, प्रोवाइडेड न्यू इज ग्रेटर देन न्यू नॉट। ऑलराइट, फर्स्ट ग्राफ समझ आ गया। सेकंड ग्राफ की तरफ चलते हैं। हर एक ग्राफ बच्चों अपने आप में कंसेप्ट लेके आया है, तो ये कंसेप्ट अगर क्लियर है ना तो हम लोग जिंदगी में कभी धोखा नहीं खाएंगे, और हमारे जितने भी हमारे क्वेश्चंस हैं वो हम आराम से सॉल्व कर लेंगे। और छोटी छोटी बातें हैं, याद रखनी है। ग्राफ हम लोग देख लेते हैं, द ग्राफ बिटवीन IP वर्सेस V। इसका मतलब है फोटो करंट वर्सेस एनोड पोटेंशियल। ओके, तो इधर देखो एनोड पोटेंशियल ये है, इसके अक्रॉस इन दोनों को अगर आप ये जोड़ोगे तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो, तो लेट अस अज्यूम इट इज V। तो दिस इज V, और V का रिलेशन आपको बताना है IP के साथ। तो वो क्या है, किस तरीके से होगा, उसको समझने के लिए आप ध्यान देना। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और बहुत मजेदार कंसेप्ट है। देखो यहां से रेज इस पे फॉल करी तो इलेक्ट्रॉन बाहर आने लगे। अब कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे जो इस तरीके से, ये बहुत इमीडिएटली होता है ना, बहुत इमीडिएटली, यानी 10⁻⁻⁹ सेकेंड लगते हैं, गिरा बाहर आया, इतनी जल्दी 10⁻⁻⁹ सेकेंड में इलेक्ट्रॉन एमिट हो जाता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन एमिट तो हो गया, पर ये सारे इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी सेम नहीं होती। समझना कंसेप्ट, जितने इलेक्ट्रॉन एमिट हुए हैं सबकी काइनेटिक एनर्जी एमिट होने के बाद सेम नहीं होती। इस तरीके का है। तो लेट अस से दिस इज IP इज फॉर फोटो करंट, एंड लेट अस से इट इज एनोड पोटेंशियल। ओके, तो अब आप लोगों को यह समझ आ गया कि पोटेंशियल को इंक्रीज करोगे तो इलेक्ट्रॉन जो है इस तरफ खींच के आ जाएंगे और ज्यादा उसके इंक्रीज होने लगेगा। तो हम लोग इंक्रीज करें, पर एक बात और ध्यान से सुनना। सपोज इसको मैंने नेगेटिव बना दिया, ये जो है अब नेगेटिव हो गया। नेगेटिव कब होगा, मैं इस कम्यूटेटर की हेल्प लेता हूं और इसको मैंने नेगेटिव बना दिया। तो अगर नेगेटिव बना दिया तो जितने इलेक्ट्रॉन यहां थे ये भी नेगेटिव थे, ये ऑलरेडी नेगेटिव इंक्रीज कर रहे हो आप, तो पॉजिटिव हट गया, अब यहां नेगेटिव है। तो अगर मैं इसको नेगेटिव करता हूं तो ये और इसको पुश करेंगे, इतना ज्यादा पुश करेंगे कि ये एक भी इलेक्ट्रॉन जो है यहां तक नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि यहां ये जो आ रहा है इलेक्ट्रॉन ये भी वापस चला जाएगा, पीछे चला गया, ये पहुंचा ये भी चला गया, ये पहुंचा ये भी चला गया। ये जो इलेक्ट्रॉन था ये वो इलेक्ट्रॉन है जिसकी एनर्जी सबसे ज्यादा थी, मैक्सिमम थी, वो वहां तक पहुंच गया, सबसे ज्यादा एनर्जी उसी में थी, वो यहां तक तो पहुंच गया। तो इतना ज्यादा जब ये हो जाए कि ये जो इलेक्ट्रॉन है जिसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम थी वो भी पीछे चला जाए। ध्यान से सुनना, ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला बंदा था, बाकी लोग तो आगे तक बढ़ नहीं पाए, पर ये यहां तक पहुंच गया। तो अगर ये इतनी ज्यादा इसके बराबर हो जाए तो ये इसको पीछे धक्का दे देगा। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी के बराबर अगर इस पोटेंशियल के कारण जो एनर्जी होगी वो कितनी होगी, E इंटू वी। पोटेंशियल अगर V है तो ये एनर्जी कितनी प्रोड्यूस कर रहा है, E इंटू वी प्रोड्यूस कर रहा है, बिकॉज चार्ज मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल गिव्स यू द एनर्जी। तो अगर ये इस एनर्जी से इसको धक्का मारेगा काइनेटिक एनर्जी वाले को, तो ये वापस पीछे आ जाएगा। उस केस में करंट क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि एक मात्र पहुंचा था, अब ये भी बेचारा वापस कहां पहुंच गया, इस जगह पहुंच गया। तो ये करंट जो आपको दिख रहा है ये फ्लो होना बंद हो गया। यानी अगर मैं इसको नेगेटिव कर देता हूं, जब जीरो था तो कुछ करंट फ्लो हो रहा था। क्यों हो रहा था फ्लो, क्योंकि अगर ये जीरो है, सपोज करो जीरो है, कोई भी पोटेंशियल नहीं है, तो इनमें से एक मैक्सिमम वाला जो है वो तो पहुंचेगा ही पहुंचेगा, तो मिनिमम करंट तो फ्लो हो रही थी। ये बात समझ आई क्या, प्लस लगाया तो और ज्यादा आ गए,
तो धीरे धीरे ये बढ़ते जा रही है, धीरे धीरे ये बढ़ते जा रही है। समझ आ रहा है क्या? धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। फाइनली जब सारे इलेक्ट्रॉन इस तरफ आ जाएंगे और एक चेन बन जाएगी, यहां से निकलते जा रहे हैं, जाते जा रहे हैं, भीड़ भी इकट्ठी नहीं हो रही। फाइनली इस तरीके से आपको कंडीशन मिल रही है कि सारे के सारे जो हैं इस तरीके से अब प्रॉपरली जा रहे हैं, यहां पर कोई भीड़ इकट्ठी नहीं है। उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं सैचुरेशन करंट। तो एक मैक्सिमम टाइम पे पहुंचा, उसके बाद सैचुरेट हो गया। सैचुरेट होने का मतलब क्या है कि अब जो है जितने बाहर आ रहे हैं वो सारे इधर पहुंच रहे हैं, उससे ज्यादा तो कुछ हो नहीं सकता। ऐसा तो है नहीं कि ये निकाल लेगा अंदर से और बढ़ता जाएगा, क्योंकि इसका रोल निकालने में नहीं आता। तो इस वैल्यू को मैं बोलता हूं सैचुरेशन या सैचुरेटेड करंट। सैचुरेटेड करंट इज द मैक्सिमम फोटो करंट which can flow in this evacuated chamber. Okay, ये क्या है? This is the current when the potential was zero. यानी जो दो चार पहुंच रहे थे इधर बिना इसकी मदद के, उनके कारण जो करंट है। इसके बाद अगर मैं और नेक्स्ट डायरेक्शन में लेके जाऊं, पीछे की तरफ लेके जाऊं, तो ये करंट जीरो हो जाएगा। तो इसको अगर मुझे पीछे प्रोड्यूस करना है तो ये कुछ इस तरीके का होगा। ये इस तरीके का आपके पास में आपको मिलता है, इस तरीके का। ये बात समझ आई क्या? यूं, ठीक है, ये पैरेलल। ओके, तो ये वाला पॉइंट क्या बता रहा है? ये पॉइंट बता रहा है कि जब मेरा पोटेंशियल इतना कम हो जाए, माइनस में है ये, तो ये माइनस में चल रहा है, तो माइनस में जिस पोटेंशियल पे करंट फ्लो रुक जाए वो पोटेंशियल कहलाता है स्टॉपिंग पोटेंशियल। पोटेंशियल, इट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ नेगेटिव एनोड पोटेंशियल at which photo current becomes zero. ऑलराइट, तो बच्चों अब एक बात और ध्यान रखना, ये जो है मिनिमम करंट, ये कब हो रहा है? जब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन है वो भी आगे बढ़ नहीं पा रहा। तो मैं ये बोल दूं, ये कंडीशन कब आएगी? जब हमारा जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला फोटो इलेक्ट्रॉन जो है वो यहां तक नहीं पहुंच पा रहा, यानी इस स्टॉपिंग पोटेंशियल के कारण जो एनर्जी होगी वो इक्वल हो जाएगी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन के। So I can say that in other words that E into V naught, which is the magnitude of the energy because of this potential, stopping potential, the energy due to this stopping potential, energy को आपको मालूम है किससे रिप्रेजेंट करते हो? ये क्या बता रहा है? एनर्जी। तो ये एनर्जी किसके इक्वल हो जाए? When this becomes equal to the kinetic energy, और वो भी कौन से वाली? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन। तो ये एक हमको कंडीशन मिल गई है। ये कंडीशन क्या बता रही है? ये कंडीशन बता रही है स्टॉपिंग पोटेंशियल की एनर्जी। सो स्टॉपिंग पोटेंशियल, द एनर्जी बिकॉज ऑफ द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इक्वल टू द काइनेटिक मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन। और ग्राफ सैचुरेटेड आपको करंट का पता चल गया। दूसरी बात, अगर इनमें से ज्यादा पैकेट आ रहे होते हैं, यानी अगर मैं इंटेंसिटी बढ़ा देता, सपोज करो यहां इंटेंसिटी जो है इसकी है इंटेंसिटी I1 इंटेंसिटी यानी नंबर ऑफ पैकेट्स। सपोज मैं इसकी इंटेंसिटी को इंक्रीज कर रहा हूं तो उस केस में ज्यादा इलेक्ट्रॉन इधर इकट्ठे होंगे।
उस केस में ज्यादा इलेक्ट्रॉन इधर इकट्ठे होंगे तो करंट की वैल्यू बढ़ेगी, अगर पोटेंशियल बढ़ाऊंगा तो करंट की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। पर जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन होगा वो तो सेम ही रहेगा हमेशा, चाहे मैं इसमें इंटेंसिटी बढ़ाता जाऊं, ज्यादा भी करता जाऊं, पर ये जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला जो इलेक्ट्रॉन है अभी हमने देखा था वो तो हमेशा सेम रहने वाला है, क्योंकि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी डिपेंड कर रही है एनर्जी पे, इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती। यानी वो डिपेंड कर रही है कि ये जो एनर्जी के पैकेट्स हैं इनकी एनर्जी कितनी है उस पे, इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती, इसलिए स्टॉपिंग पोटेंशियल हमेशा सेम रहता है। तो इसको मैं यहां से हटा दूं, ध्यान से समझना, इसको मैं यहां से हटा रहा हूं। ओके, इस तरीके से आपको ग्राफ मिल रहे हैं। तो इस तरीके से आपको ग्राफ मिलते हैं, सारे के सारे मिलते किस जगह पे हैं, सभी के सभी आपको इस पॉइंट पे मिल रहे हैं, पर कहां तक जा रहे हैं, यहां तक जा रहे हैं। सपोज करो ये है मेरा I2 और ये है I3, ये है I1, तो इनमें रिलेशन क्या है, I3 का मतलब है कि इंटेंसिटी ज्यादा है I1 से और I2 इंटेंसिटी कम है। तो इस तरीके से इंटेंसिटी इंक्रीज करोगे तो सैचुरेटेड करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी, क्योंकि सैचुरेटेड करंट जो है वो डिपेंड करता है इंटेंसिटी पे, सैचुरेटेड करंट इंटेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है, पर स्टॉपिंग पोटेंशियल एनर्जी पे डिपेंड कर रहा है। ये याद रखना है, स्टॉपिंग पोटेंशियल एनर्जी पे डिपेंड करता है, सैचुरेटेड करंट इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है। इसीलिए इसके आगे जाके 3 मुंह हो गए। क्यों हो गए 3 मुंह, क्योंकि इंटेंसिटी अलग अलग है, जिसकी ज्यादा इंटेंसिटी है तो ज्यादा करंट फ्लो करेगा, हमने देखा था इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू फोटो करंट। सो अब इससे हम लोग क्या कंक्लूजन लिख सकते हैं, तो वो आप लोग ध्यान रखना। ये ग्राफ आप लोगों को समझ आ गया, अब इस ग्राफ से कंक्लूजन इधर देखो। तो फर्स्ट कंक्लूजन दैट द स्टॉपिंग पोटेंशियल से जो एनर्जी है दैट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। दूसरा V नॉट यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल, इट डिपेंड्स ऑन एनर्जी, किस पे, काइनेटिक एनर्जी, और वो भी कौन सी, मैक्सिमम, उस पे डिपेंड कर रहा है, एंड doesn't depend on intensity. Third, saturated current, it depends on, saturated current किस पे डिपेंड कर रहा है, saturated current डिपेंड करता है इंटेंसिटी पे, तो डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी। किस पे डिपेंड नहीं करता, ये किस पे डिपेंड नहीं करता, does not depend on energy, does not depend on frequency बोल दो या एनर्जी बोल दो, एनर्जी बोल दो या बोल दो फ्रीक्वेंसी। तो सैचुरेटेड करंट फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं कर रहा। इसी तरीके से V नॉट जो है एनर्जी पे डिपेंड कर रहा है, यानी कि फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी जो है वो एनर्जी से रिलेटेड है h न्यू। तो ये हो गया मेरा सेकंड ग्राफ। तो अभी हमने ग्राफ देख लिया था फोटो करंट का विद द पोटेंशियल डिफरेंस या फिर एनोड पोटेंशियल। कब, जब इंटेंसिटीज वेरी कर रही है। तो हमने इस तरीके का ग्राफ देखा कि कुछ इस तरीके का ग्राफ आया था, है ना, ऐसा ग्राफ आ रहा है, ये इस तरीके का ग्राफ आपने देख लिया। ये कब है, जब इंटेंसिटी वेरी कर रही है, ये इंटेंसिटी और ये इंटेंसिटी, इनमें रिलेशन कैसा है, I3 इज ग्रेटर देन I2 इज ग्रेटर देन I1। ठीक है,
और ये जो पोटेंशियल है ये है स्टॉपिंग पोटेंशियल। ऑलराइट, पर अब जो आप ग्राफ देखोगे वो ग्राफ है बिटवीन आईपी एंड पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन द फ्रीक्वेंसीज आर चेंजिंग। यहां क्या हो रहा था, इंटेंसिटी चेंज हो रही है। अब आपको देखना है कि फ्रीक्वेंसीज अगर चेंज करोगे लाइट की, अब फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहे हो तो उसमें क्या होगा, तो चलो देखते हैं। ऑलराइट, सो थर्ड ग्राफ इज द ग्राफ बिटवीन द फोटोइलेक्ट्रिक करंट वर्सेस पोटेंशियल डिफरेंस V, या मैं बोल दूं एनोड पोटेंशियल V, व्हेन फ्रीक्वेंसीज आर चेंजिंग। ठीक है, पर इन एनी केस जो फ्रीक्वेंसी आप लोगे इट विल बी ग्रेटर देन द फ्रीक्वेंसी और मे बी इक्वल टू द कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, नहीं तो एमिशन ही नहीं होगा। ये बात क्लियर हो गई। तो हम लोग जो भी डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज लेंगे, सपोज मैंने फ्रीक्वेंसी ν1 देखी तो वो भी ν0 से ज्यादा होगी, इसी तरीके से ν2 है दैट इज आल्सो मोर देन ν0, सिमिलरली ν3 दैट इज आल्सो मोर देन ν0, एंड आल्सो लेट अस से दैट कि ν1 जो है ये छोटा है ν2 से और ये छोटा है ν3 से, यानी ν3 बड़ा है। पर सभी की कंडीशन ये याद रखना कि सबके सब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो है उससे ज्यादा है, क्योंकि अगर ये कंडीशन नहीं हुई, ये कंडीशन नहीं हुई तो फिर जो करंट है फोटो इलेक्ट्रिक करंट वो प्रोड्यूस ही नहीं होगा। ये बात समझ आया क्या, एमिशन नहीं होगा। तो एमिशन के लिए ये कंडीशन भी होनी चाहिए। अब उसमें हम लोग अगर वेरी करेगा तो क्या होगा वो देखते हैं। तो ऑलराइट, इसको ऐसे समझिए, यहां मेरे पास में है आईपी और ये मेरे पास में है V। तो एक ग्राफ तो हमको पता ही है कैसा बनेगा, ग्राफ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, जहां ये एक पर्टिकुलर इंटेंसिटी, अभी मैं इस ग्राफ के लिए याद रखना इंटेंसिटी को सेम रख रहा हूं, यानी इंटेंसिटी I सब जगह सेम है, तो फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है, इंटेंसिटी सेम रख रहा हूं। अगर 100 वॉट का बल्ब है तो 100 वॉट का ही रख रहा हूं, पर मैं उनको कलर चेंज करते जा रहा हूं। कोई रेड कलर है ना, फिर उससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी ब्लू कलर है, उससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी अल्ट्रावायलेट कलर है, इस तरीके से कलर चेंज करता जा रहा हूं। तब क्या होगा, तो ये तो पैटर्न तो आपको पता ही है, ये है स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो लेट अस से दैट ये कब हो रहा है, जब आपकी फ्रीक्वेंसी कितनी है ν1। ऑलराइट, ν1 फ्रीक्वेंसी के ऊपर इस तरीके का पैटर्न आया, क्योंकि दिस इज V वर्सेस IP, तो ये पैटर्न में चेंज नहीं होगा। तो ये क्या आएगा, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल आएगा किसका, फर्स्ट वाली फ्रीक्वेंसी के टाइम पे। अब वो रिजल्ट याद रखें, स्टॉपिंग पोटेंशियल जो होता है ये डिपेंड करता है एनर्जी पे। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम के इक्वल था, हमें ये पता था ना, EV0 जो है इट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। ओके, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, ये तो रिलेशन हमको पता ही है। काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या है, ये डिपेंड किस पे कर रहा है, इट डिपेंड्स ऑन व्हाट, फ्रीक्वेंसी। बिकॉज काइनेटिक एनर्जी जो है फ्रीक्वेंसी पे, यानी फ्रीक्वेंसी जो है एनर्जी डिसाइड कर रही है, E इज इक्वल टू एच न्यू। तो ये आपका डिपेंड कर रहा है V0 किस पे, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। तो लेट अस से V1 के लिए पोटेंशियल यहां आया। अब V2 क्या है, ज्यादा है V1 से। अगर आप इधर देखें ν1, इट इज ν1, इट इज नॉट V, इट इज न्यू। तो मैं इसको न्यू से डिनोट कर रहा हूं, इसको आप F से भी डिनोट कर सकते हैं, कई जगह F से डिनोटेड है। ऑलराइट, वो ज्यादा उसमें डिफरेंस वाली बात नहीं है, हमने न्यू से डिनोट किया तो न्यू से डिनोट कर। अब देखो ν1 के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल V01 है, ν2 के लिए वो ज्यादा होगा या कम होगा, तो सोच के बताएं अपन। ν2 का मतलब है कि ज्यादा एनर्जी, ν2 बड़ा है ν1 से,
तो वो जो इलेक्ट्रॉन होगा जिसकी काइनेटिक एनर्जी है मैक्सिमम, वो भी अब ज्यादा होगा। तो ये जो होगा ये आगे चला जाएगा V02, यानी सेकेंड फ्रीक्वेंसी के लिए ये कर्व जो है आगे मिलना चाहिए हमको। तो ये जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है सेकेंड फ्रीक्वेंसी के लिए आगे होगा। थर्ड वाला इससे ज्यादा है तो थर्ड वाला इस जगह पे होगा। ये बात समझ आ रही है क्या? क्योंकि ये डिपेंड कर रहा है फ्रीक्वेंसी पे। जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी स्टॉपिंग पोटेंशियल भी इंक्रीज होता है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल पहले यहां मिला था, सेकंड वाला फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो यहां मिलेगा, थर्ड वाली और ज्यादा है तो यहां मिलेगा। पर हमको साथ में ये भी मालूम है कि सैचुरेटेड करंट जो है वो इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पे डज नॉट डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी। तो ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं कर रहा। किस पे डिपेंड करता है सैचुरेटेड करंट? इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है ना। तो फिर क्या होगा, ग्राफ सेम होगा पर ये सैचुरेटेड करंट है, ये सैचुरेटेड करंट है। सैचुरेटेड करंट का मतलब है मैक्सिमम वैल्यू, तो सबकी मैक्सिमम वैल्यू सेम आनी चाहिए क्योंकि इंटेंसिटी को मैंने क्या रखा है, सेम रखा है। तो एट सेम इंटेंसिटी बट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, तो इसका ग्राफ इस तरीके से जाएगा। यहां मिल गया। इसी तरीके से सभी के सभी एक ही जगह पे जाके सैचुरेट हो जाएंगे। ओके, तो इस तरीके से आपको इसका ग्राफ मिलता है, यानी इनकी सैचुरेशन वैल्यू सेम रहेगी। क्यों रहेगी? बिकॉज सैचुरेशन वैल्यू सेम क्यों है? बिकॉज सैचुरेशन वैल्यू डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी, और इंटेंसिटी को हमने सेम रखा है। इंटेंसिटी को क्या किया है, सेम रखा है, इसीलिए सैचुरेटेड करंट एक ही आएगा। तो ν1 हो चाहे ν2 हो चाहे ν3 हो, सबके लिए एक वैल्यू हो जाती है सैचुरेशन करंट पे। तो इसको आप इस तरीके से दिखा सकते हो, सबके सब एक लाइन में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू सैचुरेटेड करंट की वो सेम रहेगी। अब इधर देखो, ये तो अलग अलग है, तो यहां से यहां तक पहुंचने पर वो फेज अलग अलग चल रहा है। तो ये है आपका ν3, ये है ν2 और ये है ν1। तो जब बढ़ना होगा तो बढ़ना स्टार्टिंग में ही ज्यादा होगा किसका? जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है वो ज्यादा पहले उसका जो करंट होगा वो भी ज्यादा निकलेगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी ज्यादा होने के कारण जो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो भी ज्यादा रहती है। तो एक बात याद रखना, सेम इंटेंसिटी पर इस तरीके का कर्व आ रहा है, और अगर हम लोग सेम फ्रीक्वेंसी पे निकाल रहे थे, सेम फ्रीक्वेंसी पे सेम कर्व जब निकाल रहे थे, उस केस में हमारा पोटेंशियल एक ही था पर ग्राफ इस तरीके का बना था, इस तरीके का। ये बात आपको क्लियर हुई क्या? यहां पर इंटेंसिटी डिफरेंट है, I1, I2 और I3। तो इस तरीके का आपका ग्राफ बनता है फॉर करंट वर्सेस पोटेंशियल डिफरेंस। दोनों याद रखना है, यहां पर फ्रीक्वेंसी सेम है और यहां पर इंटेंसिटी सेम। तो इससे पहले वाला जो केस था उसमें फ्रीक्वेंसी सेम थी, यहां पर हमने फ्रीक्वेंसी डिफरेंट रखी। तो ये इस जगह पे एक साथ मिल रहे हैं। स्टॉपिंग पोटेंशियल सबका एक है क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, वो सेम था। पर यहां पर अलग अलग है क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा है, फ्रीक्वेंसी अलग अलग है। तो ये छोटा सा कंसेप्ट है पर याद रखना है, सारे कंसेप्चुअल ग्राफ है। अब हम आगे पहुंचते हैं। चलिए, तो ये समझ आ गया? ऑलराइट, सो नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, फोर्थ ग्राफ देखने से पहले हम लोग आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक रिलेशन पे डिस्कशन कर लेते हैं। बच्चों, ये रिलेशन आइंस्टाइन ने दिया था 1905 में, और इसी रिलेशन के कारण 1921 में उन्हें नोबेल मिला। अब एक कहानी है इसके पीछे, ध्यान से सुनना। मिलिकन करके एक दूसरे हमारे फिजिसिस्ट थे, मिलिकन। अब सर मिलिकन को प्रॉब्लम थी आइंस्टाइन की इस फोटो इलेक्ट्रिक रिलेशन से।
तो उन्होंने जो क्या है रिलेशन मैं अभी समझाऊंगा, पहले ये समझ लो जो रिलेशन आइंस्टाइन ने दी फोटो इलेक्ट्रिक रिलेशन, जो आगे चल के बहुत इंपॉर्टेंट हुई, नोबेल भी मिल गया उनको। मिलिकन को बहुत प्रॉब्लम थी। मिलिकन ने 1905 में जब ये रिलेशन आइंस्टाइन ने दी तो वो बैठ गए कि भैया मैं इसको प्रूफ करूं कि ये रॉन्ग है। पर वो कहते हैं ना, करने चले थे कुछ हो गया कुछ, तो वही इनके साथ हुआ। प्रूफ करने गए थे ये रॉन्ग है और प्रूफ कर दिया फाइनली कि ये राइट है। तो आइंस्टाइन की जो फोटो इलेक्ट्रिक रिलेशन थी उसमें प्लैंक्स कांस्टेंट को इन लोगों ने इसने फाइंड करने की कोशिश करी कि प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करो, कांस्टेंट आती है नहीं आती, और कांस्टेंट पता कर दिया और बोल दिया 6.6 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड। मिलिकन ने H की वैल्यू जब एक्यूरेट बताई और आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक रिलेशन उनसे सही प्रूव कर दिया, गलत प्रूव करने चले थे पर हो गई सही प्रूव। तो इन्होंने बोला चलो आपने गलती करी, निकले थे उसको झूठा साबित करने, पर हो गया, सच्चे को कोई झूठा साबित नहीं कर सकता। पर इनके इस कारनामे के लिए 1923 में इनको भी नोबेल प्राइज मिल गया। मजेदार कहानी है ना, क्योंकि इन्होंने इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दे दिया। अब एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दे दिया जिसको ये खुद नहीं दे पाए, ये इनकी थ्योरी थी, एक्सपेरिमेंट किया नहीं, एक्सपेरिमेंटल उसको प्रूव नहीं कर पाए। मिलिकन ने एक्सपेरिमेंट करना था इनको झूठा, पर कर दिया इनको प्रूफ सच्चा। तो इनको भी 1923 में नोबेल मिल गया। तो ये कहानी है, बड़ी इंटरेस्टिंग थी, मैंने सोचा आपसे शेयर करूं। पर अब बढ़ते हैं उस रिलेशन की तरफ, चलिए। तो ध्यान से देखना, आइंस्टाइन ने ये बोला कि ये जो पैकेट है इनकी हर एक की एनर्जी है h न्यू। लाइट जो है ना, it travels and when it falls on a metal we should consider the light in the form of small packets। कौन से पैकेट्स? एनर्जी पैकेट्स। एनर्जी पैकेट्स की तरह हमको इनको ट्रीट करना है। और ये एनर्जी पैकेट्स जो है इनको क्वांटा बोला गया। लेटर ऑन यही फोटोन नाम से इनका बोला गया। पर ये फोटोन, हर एक फोटोन में एनर्जी कितनी होनी चाहिए? h न्यू। तो इन्होंने ये कहा कि लाइट इज इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी पैकेट्स और हर एक पैकेट की एनर्जी कितनी है? h न्यू। तो इन्होंने ये बोल दिया कि हर पैकेट में एनर्जी है h न्यू। अब ये h न्यू वाली एनर्जी से जब लाइट फॉल करती है मेटल पे तो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं। इन इलेक्ट्रॉन में कुछ काइनेटिक एनर्जी होती है और कुछ एनर्जी इनमें लॉस्ट हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन यानी वो काम जिससे कि ये इसके बाहर आ पाए, वो मिनिमम एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू फॉर द इलेक्ट्रॉन्स टू कम आउट ऑफ द मेटल सरफेस। तो इन्होंने ये बोला कि जो इनकी काइनेटिक एनर्जी है, तो हमने देख चुके हैं वो मैक्सिमम उसकी जो वैल्यू है वो इक्वल है एनर्जी ऑफ द पैकेट माइनस द वर्क फंक्शन। एनर्जी ऑफ द पैकेट माइनस द वर्क फंक्शन। ये एनर्जी क्या है? ये एनर्जी थी पैकेट्स में, उसमें से ये एनर्जी क्या हो गई? ये एनर्जी हो गई वर्क फंक्शन यानी बाहर निकलने के लिए जो एनर्जी लगानी थी वो। तो ये क्या है? ये है जब बाहर आ गया इलेक्ट्रॉन तो उसमें काइनेटिक एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? वो होगी इसके इक्वल। याद रखना ये मैक्सिमम वैल्यू है, उससे कम भी हो सकती है पर ज्यादा से ज्यादा इतनी होगी। ये क्लियर हुआ? तो इसको आप यूं लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू h न्यू माइनस y नॉट, जहां पर h इज द प्लैंक्स कांस्टेंट। ये बात समझ आई क्या? दिस रिलेशन इज नोन एज आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक रिलेशन। आइंस्टाइन्स
फोटो इलेक्ट्रिक रिलेशन। अब बच्चों एक इंपॉर्टेंट बात है, कई बार काइनेटिक एनर्जी के आगे मैक्सिमम नहीं लिखते हो आप इस तरीके से, तो ये रिलेशन करेक्ट नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो है, तभी ये रिलेशन क्यों वैलिड होता है, क्योंकि कई बार कुछ एनर्जी कोलिजन्स में भी लॉस्ट हो जाती है। तो उस केस में ये अगर आपने सिर्फ काइनेटिक एनर्जी लिखी तो जरूरी नहीं है कि वो इक्वल हो, क्योंकि ये काइनेटिक एनर्जी हो सकता है कम भी हो। मैंने अभी आपको बताया था वो जो एक टेबल बना करके कि कई इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कम काइनेटिक एनर्जी के साथ भी बाहर आते हैं। तो उस केस में सभी इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी ये वाला रूल फॉलो नहीं करती। तो मैक्सिमम वाला जिसमें कोलिजन में कोई भी एनर्जी वेस्ट नहीं हुई है, उस वाले केस के लिए ही ये वैलिड है। तो बच्चों बहुत सिंपल सा है, पर समझ आना चाहिए कि हमने काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम क्यों लिखा है। मैक्सिमम का मतलब है कोई भी एनर्जी दूसरे फॉर्म में लॉस नहीं हुई, तो उसके लिए ये रिलेशन फिट है। सो दिस इज इक्वल टू h न्यू माइनस फाई नॉट। अब देखो ये जो वर्क फंक्शन है, ध्यान से देखना, ये जो वर्क फंक्शन है फाई नॉट, ये है आपका, इसको क्या बोला था हमने, वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन क्या होता है, मिनिमम एनर्जी। तो मिनिमम एनर्जी लेटर से इट इज एट द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है, थ्रेशोल्ड या कट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज द फ्रीक्वेंसी which is required to bring the electrons out of the metal surface. तो work function is equal to h nu naught, where nu naught is what, it is the cut off frequency, या फिर इसको मैं बोल सकता हूं threshold frequency. Alright, तो इसको मैं इसमें सब्स्टिट्यूट कर दूं तो मेरे पास में दूसरा रिलेशन आ जाएगा। इसकी जगह पे आप h nu naught भी रख सकते हो। ओके, तो मैं यहां पर रख दूं इसकी जगह पे h न्यू नॉट, तो मेरे पास में दूसरा फॉर्मूला आ जाएगा। द फॉर्मूला सेज दैट काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू h न्यू माइनस h न्यू नॉट। क्लियर है, एक ही बात है। ऑलराइट, अब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम जो है E इंटू वी नॉट के बराबर है, तो मैं इसकी जगह पे E वी नॉट भी लिख सकता हूं। तो इसी के आगे लिख दे रहा हूं मैं E इंटू वी नॉट। ई वी नॉट में वी नॉट क्या है, वी नॉट इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल। वी नॉट इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल। बच्चों ये तो है आपकी आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक रिलेशन। ये जो इससे आपने डिराइव किया, ये वाली जो इक्वेशन डिराइव करी, ये इक्वेशन आपके जितने भी आगे ग्राफ पढ़ेंगे उसमें काम आएगी। तो इसको जरा आप नोट कर लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, नोट कर लिया। अब हम चलते हैं ग्राफ की तरफ, ठीक है। इस रिलेशन को मैं यहीं लिखे रख रहा हूं और ग्राफ बनाते हैं। चलिए, तो ग्राफ हमें बनाना है स्टॉपिंग पोटेंशियल, या पहले हम ग्राफ बनाएंगे काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी। ओके, तो ग्राफ हमें बनाना है, फर्स्ट ग्राफ काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम वर्सेस कौन सा ग्राफ, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो रिलेशन कौन सा ले रहा हूं, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू h न्यू माइनस h न्यू नॉट। तो ये आप देखो, ये न्यू जो है x एक्सिस पे लिया है, तो मैं इसको बोल सकता हूं ये है y इक्वल्स टू mx प्लस c, जहां m क्या होता है, स्लोप, x क्या है, x एक्सिस पे पॉइंट, और यहां x क्या बन जाएगा आपका न्यू, ये x हो गया। c क्या होता है, y इंटरसेप्ट, तो ये है आपका y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट इस केस में क्या है, h न्यू नॉट, किस पे है, माइनस में। तो आपको यहां पर कहीं इस जगह पे आपको जो ग्राफ है वो कौन सा मिल रहा है, h न्यू नॉट। तो मैं यहां रख दूं, इसकी वैल्यू क्या है, h न्यू नॉट, ये y इंटरसेप्ट हो गया, काइनेटिक एनर्जी का y इंटरसेप्ट h न्यू नॉट। ध्यान से समझना।
और दूसरा ग्राफ है आपका स्ट्रेट लाइन, y इक्वल टू mx प्लस c का स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है, तो यूं बना दूं, ये ग्राफ है। ये बात समझ आई क्या? इसकी इक्वेशन क्या है? इक्वेशन है काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू h न्यू माइनस h न्यू नॉट। ऑलराइट, अब देखो एंगल सपोज थीटा है, तो tan थीटा आपका स्लोप होगा, तो स्लोप की वैल्यू कितनी है? स्लोप की वैल्यू है h, तो स्लोप की वैल्यू आ गई h। ये वाला पॉइंट अगर मुझे फाइंड आउट करना है, इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी जीरो है, तो इस वाली इक्वेशन में काइनेटिक एनर्जी जब मैं जीरो रखता हूं तो h न्यू विल बी इक्वल टू h न्यू नॉट। दैट मींस न्यू इज इक्वल टू व्हाट? h न्यू इज इक्वल टू h न्यू नॉट। ये कब होगा? जब काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाए? काइनेटिक एनर्जी हो जाए, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जीरो के इक्वल, है ना, कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल हो जाए? जीरो। तो इस इक्वेशन में पुट करूंगा, इधर जाएगा, एच एच कैंसिल हो जाएगा, तो न्यू किसके इक्वल आ गया? न्यू नॉट के। तो मैं यहां से बोल सकता हूं आपको कि ये जो इंटरसेप्ट आया है, ये वाला, ये किसके इक्वल है? न्यू नॉट के। ये क्लियर हो गया? न्यू नॉट इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये क्या आया है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब मैं नीचे की तरफ जाऊं तो मुझे नेगेटिव वैल्यू मिल रही है ना, ये वैल्यू क्या आई है? माइनस एच न्यू नॉट, नेगेटिव वैल्यू आई है। काइनेटिक एनर्जी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल है? हाफ mv स्क्वायर। ओके, सो काइनेटिक एनर्जी कैन नॉट बी नेगेटिव। तो ये हाइपोथेटिकल है, तो इसको मैं क्या करता हूं, इसको इस तरीके से डॉटेड लाइन से आप बता दो, ये डॉटेड लाइन, ठीक है। डॉटेड लाइन का मतलब है ये इस तरीके से अगर इसको प्रोड्यूस करोगे तो पीछे की तरफ जाएगा। पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम नहीं हो सकती। इसका मतलब ये है कि ये ग्राफ यूं चला है, डायरेक्ट यहां पर पहुंचा है, यानी इसका मतलब क्या है वो समझो। न्यू नॉट से कम वाला एरिया, जब आपकी फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट से कम थी तो काइनेटिक एनर्जी जीरो थी। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकले ही नहीं बाहर। इलेक्ट्रॉन बाहर क्यों नहीं निकले? बिकॉज ये एरिया कौन सा है? दिस एरिया इज द एरिया इन विच न्यू इज लेस देन न्यू नॉट। तो इस एरिया में इलेक्ट्रॉन बाहर निकले नहीं, इलेक्ट्रॉन बाहर निकले नहीं यानी एमिशन नहीं हुआ। तो इस एरिया में देयर इज नॉट एनी एमिशन। तो ये एरिया कब होगा? व्हेन देयर विल बी नो एमिशन। ध्यान से समझना, इस एरिया के आगे न्यू जो है इट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू न्यू नॉट। तो ये रीजन कौन सा रीजन है? अगर मैं इसको यहां से बोलूं तो ये रीजन है आपका व्हेन देयर इज नो एमिशन। ये वाला रीजन जो है व्हेन देयर इज एमिशन। ये बात क्लियर हो गई? स्लोप मालूम पड़ गया आपको, इंटरसेप्ट आपको पता चल गया। एमिशन वाला केस कहां से स्टार्ट हो रहा है? इस पॉइंट से। तो जब भी एमिशन होगा आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलता है बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड न्यू। ये ग्राफ आपको समझ आया क्या? आ गया बिल्कुल? चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यू की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं? न्यू की जगह पे लिख सकता हूं c अपॉन लैम्डा, बिकॉज न्यू इज इक्वल टू c अपॉन लैम्डा। तो न्यू नॉट किसके इक्वल होगा? न्यू नॉट विल बी इक्वल टू c अपॉन, वैल्यू ऑफ c विल नॉट चेंज। लाइट की मैक्सिमम वेलोसिटी c चेंज नहीं होती, तो इट इज चेंजिंग बाय लैम्डा नॉट। ये बात सबको समझ आ गई? ओके, सो दिस इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। तो वैसा ही ग्राफ बनेगा, खाली इसके इंटरसेप्ट के नाम चेंज हो जाएंगे। देखना कैसे। तो अगर मैं लैम्डा से पहले आप 1 अपॉन लैम्डा का ग्राफ देख लो, तो 1 अपॉन लैम्डा हमें ग्राफ बनाना है 1 अपॉन लैम्डा का, क्योंकि ये जो y है इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं 1 अपॉन लैम्डा। 1 अपॉन लैम्डा से इंटू कर रहे हो, तो मुझे ग्राफ बनाना है काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम वर्सेस 1 अपॉन लैम्डा, इसके बीच में ग्राफ बनाना है। तो कैसा बनेगा? इट इज ए स्ट्रेट लाइन ग्राफ। वापस आपको स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, तो एक स्ट्रेट लाइन आपको इस तरीके से वापस मिलेगी। पर
ये आपको पता है नेगेटिव हो नहीं सकती, तो ये डॉटेड लाइन है। ये वाली वैल्यू कितनी होगी, ये वैल्यू होगी यहां से अगर आप फाइंड आउट करो तो इट विल बी इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा नॉट, ये वैल्यू थीटा टेन थीटा, टेन थीटा यानी कि स्लोप, टेन थीटा किसके इक्वल है, तो आप इधर देखो h इंटू सी, तो h इंटू सी के बराबर है। दूसरी बात, ये वाला पॉइंट क्या है, y इंटरसेप्ट, तो ये हो गया माइनस एच सी अपॉन लैम्डा नॉट, ये वाली वैल्यू, ठीक है। आगे ये वाला रीजन कौन सा रीजन है, जब काइनेटिक एनर्जी जीरो है, यानी देयर इज नो एमिशन, तो मैं ये बोल दूं हियर देयर विल नॉट बी एनी एमिशन। और ये रीजन कौन सा है, व्हेन देयर इज एमिशन। ऑलराइट, अदरवाइज इस तरीके से स्ट्रेट लाइन कर्व ये चलता है। रिलेशन क्या है, रिलेशन ये है काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा माइनस एच सी अपॉन लैम्डा नॉट। तो इस तरीके का आपका ग्राफ फॉर्म होता है व्हेन काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम का 1 अपॉन लैम्डा के साथ में आप ग्राफ बनाओ। ऑलराइट, नेक्स्ट, अगर आपको पोटेंशियल का ग्राफ पूछा जाए, यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल का ग्राफ विद रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी, तो कैसे बनेगा, तो देख लेते हैं। देखो एक ही तरीके ग्राफ है, एक इक्वेशन से सारे बन रहे हैं, ये मैं रब कर देता हूं। ऑलराइट, ओके, अब मुझे किसका ग्राफ बनाना है, अब मुझे बनाना है स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो इस तरफ मैं ले रहा हूं V नॉट, V नॉट क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। ओके, स्टॉपिंग पोटेंशियल का किसके साथ, फ्रीक्वेंसी के साथ। तो ये E V नॉट इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट है, तो इसी को मैं मॉडिफाई कर सकता हूं और लिख सकता हूं इस तरीके से, देखना ध्यान से। V नॉट, अब मैं काइनेटिक एनर्जी भूल जाऊंगा कि मुझे ग्राफ में V नॉट लेना, तो ये बीच वाला भूल जाइए, E V नॉट है, तो इसको V नॉट लिया अपन ने। सो V नॉट इज इक्वल टू H, ये E को इस तरफ लाऊं तो H अपॉन E इंटू न्यू माइनस H न्यू नॉट अपॉन, इसमें भी आएगा अपॉन E। तो ये मेरा दूसरा फॉर्मूला आ गया, किसका फॉर्मूला, स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालने का। ये भी एक स्ट्रेट लाइन है जिसमें स्लोप ये h अपॉन ई के इक्वल है, इंटरसेप्ट माइनस एच न्यू नॉट अपॉन ई के इक्वल है। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, जैसा हमने बनाया था लास्ट टाइम, इस तरीके का ग्राफ बनेगा। इक्वेशन क्या है, V नॉट इज इक्वल टू h अपॉन ई इंटू न्यू माइनस एच अपॉन ई न्यू नॉट। तो ये वाला पॉइंट कौन सा है, तो ये इस पे स्टॉपिंग पोटेंशियल जीरो है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल जीरो होगा, यहां पर आओगे तो ये फ्रीक्वेंसी कौन सी होगी, म्यू नॉट। ये वाला पॉइंट कौन सा है, ये है आपका इंटरसेप्ट, तो ये आ गया माइनस एच अपॉन ई इंटू म्यू नॉट, ये आपका वाई इंटरसेप्ट है। ऑलराइट, पर ये जो है स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है आपका, अगर न्यू नॉट, न्यू, ध्यान से सुनना, कंसेप्ट अलग लग रहा है, न्यू नॉट से कम हुआ, when न्यू इज लेस देन न्यू नॉट, when न्यू इज लेस देन न्यू नॉट, उस केस में एमिशन नहीं होते। जब एमिशन नहीं होगा तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी नहीं होगा, क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल की जरूरत नहीं है, दैट इज इररिलेवेंट। स्टॉपिंग पोटेंशियल तब काम में आता है जब यहां एमिशन हो रहे हो और भीड़ इकट्ठी हो जाए। ये बात क्लियर हुई क्या? उसके बाद एमिशन का फ्रीक्वेंसी के साथ में रिलेशन बैठ रहा है। तो इधर भी न्यू नॉट यहां से यहां तक जीरो रहता है, उसके बाद इंक्रीज हो रहा है। अब ये एंगल अगर थीटा है तो tan थीटा इज द स्लोप विच इज गिवन बाय m, तो स्लोप विल बी इक्वल टू h अपॉन e। तो ये इस तरीके का आपको ग्राफ मिलता है फॉर v नॉट। ऑलराइट, ये आपको समझ आ गया? ओके, तो ये इक्वेशंस जो है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसी से हमने सारे ग्राफ्स जो हैं हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं व्हेन इट कम्स टू
वी नॉट काइनेटिक एनर्जी वर्सेस न्यू और लैम्डा या जो भी है उसके वर्सेस जो भी ग्राफ है। इसी तरीके से वी नॉट का 1 अपॉन लैम्डा के साथ भी मैं कर सकता हूं, खाली इस जगह पे 1 अपॉन सी अपॉन लैम्डा लिख दूंगा। तो इनकी जगह पे खाली सी लिखना है मुझे, बाकी सब चीज काम सेम रहेगा जैसे कि हमने अभी पिछले इक्वेशन में काइनेटिक एनर्जी और 1 अपॉन लैम्डा के बीच में देखा। सारे ग्राफ्स हमारे क्लियर हो गए। अब कुछ इंपॉर्टेंट बात, मोमेंटम कैसे फाइंड आउट किया तो वो देख लेते हैं। तो ये रिलेशन है E इक्वल्स टू एच न्यू। उसने ये बताया कि जितने भी एनर्जी पैकेट्स हैं सभी एच न्यू वाली एनर्जी से चल रहे हैं। अब देखो E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। ये क्या है? E इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर, ये रिलेटिविटी की थ्योरम है, याद रखना, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं। मोमेंटम फाइंड आउट कर रहे हैं आप लोग। क्या फाइंड आउट कर रहे हैं? मोमेंटम। अगर मोमेंटम फाइंड आउट कर लिया इन पैकेट्स का तो इसका मतलब पार्टिकल नेचर जो है डिफाइंड हो जाता है। तो वो मोमेंटम पता करने के लिए ये रिलेशन, अब देखो इन दोनों को अगर मैं इक्वेट कर दूं तो mc स्क्वायर इज इक्वल टू एच न्यू। c क्या है? वेलोसिटी। इस mc स्क्वायर को मैं और लिख सकता हूं m इंटू सी, दिस इज इक्वल टू एच न्यू। m इंटू सी यानी कि मास इंटू वेलोसिटी होता है मोमेंटम। किसका मोमेंटम? इन पैकेट्स का मोमेंटम। सो इट इज डिनोटेड बाय p। सो p विल बी इक्वल टू व्हाट? p विल बी इक्वल टू h न्यू अपॉन c। ये क्लियर हुआ? h न्यू अपॉन c के इक्वल होगा। सो अब इधर देखो, न्यू इज इक्वल टू c अपॉन लैम्डा, ठीक है? सो लैम्डा इज इक्वल टू c अपॉन न्यू। तो न्यू अपॉन c यानी कि इज इक्वल 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू न्यू अपॉन c। सो इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं कि इट इज इक्वल टू h अपॉन लैम्डा। ये बात क्लियर हुई क्या? सो मोमेंटम इज इक्वल टू h अपॉन लैम्डा, ठीक है? इससे हमको क्या मालूम पड़ता है? इससे ये मालूम पड़ता है क्योंकि एनर्जी फिक्स्ड है, किसकी? इन पैकेट्स की, हर एक पैकेट की एनर्जी फिक्स्ड है, इट इज गिवन बाय h न्यू। उसी तरीके से मोमेंटम इज आल्सो फिक्स्ड व्हिच इज गिवन बाय h न्यू अपॉन c और h अपॉन लैम्डा। तो ये क्या दे रहा है? ये फिक्स दे रहा है कि मोमेंटम इज आल्सो फिक्स्ड। तो यहां से पार्टिकल नेचर, मोमेंटम किसका? अभी तक तो हम पढ़ रहे थे मोमेंटम पार्टिकल्स का। अब हमने पढ़ लिया मोमेंटम किसका? इवन द लाइट का, है ना? जो लाइट फॉल कर रही है उसका। तो इससे कंफर्म हो गया कि लाइट, फोटो इलेक्ट्रिक रिलेशन से, कि लाइट जो है उसका पार्टिकल नेचर होता है। तो ये इट वाज द बिगेस्ट लैंडमार्क, यूं समझ लीजिए, पार्टिकल थ्योरी में। आगे बढ़ते हैं। ये हो गया मोमेंटम और एनर्जी, इन दोनों को अपन ने देख लिया। तीसरी बात, जब एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन से टकराते हैं तो उसकी एनर्जी और जो मोमेंटम है वो कंजर्व्ड रहता है। सो इसके बाद ये मोमेंटम डेरिवेशन हो गया। अब आप लोगों को दूसरी चीज क्या समझनी है कि when a photon collide with the electron, its energy and momentum remains conserved, ठीक है? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड एनर्जी रहता है, पर याद रखना, बट द नंबर ऑफ फोटॉन्स कैन चेंज। इट मीन्स इट कैन बी एब्जॉर्ब, हो सकता है ये एब्जॉर्ब हो जाए, क्योंकि एक फोटोन उस पर गिरा और फोटोन जो है अगर उसकी जो एनर्जी जो है सफिशिएंट नहीं है इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, तो उसकी एनर्जी क्या होगी? वो एब्जॉर्ब कर लेगा। तो वो फोटोन वहां पर वहीं पर एब्जॉर्ब कर लिया। सो फोटोन कैन बी एब्जॉर्ब और इट कैन बी क्रिएटेड।
ये दोनों चीजें याद रखनी है। तीसरी बात, फोटोन जो है इट इज न्यूट्रल। फोटोन पे कोई पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज नहीं होता, जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड में जाता है तो इट बिहेव्स एज ए न्यूट्रल। सो फोटोन इज न्यूट्रल एंड रिमेन्स, इसको यहां लाइन खींचो, एंड रिमेन्स अनअफेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। तो ये थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। अभी हमने सारी चीजें, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बहुत डिटेल में पढ़ लिया हमने, सब चीजें ग्राफ देख ली, हमने आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक रिलेशन देख लिया, और इसके साथ में हमने एमिशन के तरह तरह के प्रकार देख लिए, ऑब्जर्वेशंस देख ली। नेक्स्ट क्लास में अब हम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक एक और बचा है आपका इस चैप्टर का, दैट इज डी ब्रॉयज रिलेशन। डी ब्रॉयज रिलेशन अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए हैव ए गुड डे एंड बाय बाय।